नींद नहीं, नींद नहीं बस सपने बदल जाते हैं, नींद नहीं बस सपने बदल जाते हैं। मंजिल नहीं, मंजिल नहीं बस रास्ते बदल जाते हैं, मंजिल नहीं बस रास्ते बदल जाते हैं। जगा लो जज्बा, जगा लो जज्बा जीतने का दिल में, जगा लो जज्बा जीतने का दिल में, क्योंकि कोशिश करने पर, क्योंकि कोशिश करने पर वक्त भी बदल जाता है। हाँ बच्चों, हेलो, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन पे आप सुन रहे हो क्या? नमस्ते, नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में वेलकम है, दिल खोलकर स्वागत है। हेलो बच्चों, आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वास्तव में क्वेश्चन नहीं है। आप जो स्क्रीन देख रहे हो ना, वो वास्तव में स्क्रीन नहीं है। अरे भाई, स्क्रीन नहीं, हमारे पास तो सीधा सा बोर्ड है, और बोर्ड सीधा सा कोई नहीं होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो। जो भी आप देख रहे हो बोर्ड, वो बोर्ड नहीं, वो क्वेश्चन पेपर है आपका। सर क्वेश्चन पेपर कैसे है? क्वेश्चन पेपर कैसे हुआ? अरे भाई, ये क्वेश्चन पेपर है, लिख लो यहाँ 2023-24 में आएगा 100% पक्का, और पक्का ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा आएगा। ध्यान से, बिना स्किप के अगर आप इन्हें ध्यान से देख लिया, सुन लिया, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पक्का बैठ जाएगा। ठीक है, आप नहीं बैठना, आप कोशिश करते रहो। ठीक है, देखिए प्रश्न को ध्यान से समझना है, प्यार से समझना है, बिल्कुल आराम से, धैर्य से। वैसे प्रश्न से बहुत ज्यादा लगाव रखना चाहिए। क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो संख्याएं ज्ञात करनी है, वो कैसी संख्या है? इसने बोला कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसी किसी एक जिनका योग क्या हो? 27 हो। अच्छा, यो क्या है कि इसी दो संख्या ज्ञात करनी है, इसी किसी एक, अरे जकिया को योग कितना हो है? 27, और गुणनफल कितना होना चाहिए? 182। वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, आपको दो संख्याओं का दिया क्या है? आपको दो संख्याओं का, दो संख्याओं का एक तो दे रखा है योग, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? वो योग है 27, और उन्हीं दो संख्याओं का योग ने देकर के दूसरा दिया है गुणनफल। कितना है? गुणनफल है 182। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं को, दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? जैसा यहां लिखा था वैसा का वैसे मैंने आपको एक स्टेप टू स्टेप लिख के बताया, अभी तक कुछ नहीं किया। अब देखो, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उनमें से कोई एक संख्या मान लो। दो संख्याएं ज्ञात करनी, उनमें से एक संख्या मान लेते हैं कि माना एक संख्या, एक संख्या कितनी है? x है। तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या कैसे निकालें? दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है। मान लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि मान लो कि आपके पास दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योग 50 है। कितना है? योग 50 है। कि योग क्या है भी? 50 है। ध्यान करना, उनमें से एक संख्या मुझे पता है, क्या है वो संख्या 30 है। कितनी है? 30 है। तो दूसरी कितनी है बताओ? तो टोटल योग कितना दोनों का? 50, और 50 में से एक संख्या का हमें पता है कितनी है? 30। तो 50 में से हम कितना घटा देंगे? 30। तो बचेंगी कितनी? 20 ही तो बचेंगी। यानी दूसरी संख्या कितनी हुई फिर? 20 हुई। क्या किया हमने?
योग जो था उसमें से हमने एक संख्या जो हमें पता थी वो हमने घटा दी। यहां हमें कौन सी संख्या का पता है? x का पता है। तो हम क्या करेंगे, जो योग है उसमें से x घटा देंगे। योग कितना है? 27। उनमें से हम क्या कर देंगे, जो हमें पता है, जिसको हमने माना है, उस संख्या को हम घटा देंगे तो वो दूसरी संख्या बच जाएगी अपने आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। यानी एक संख्या x हो गई तो दूसरी कितनी होगी? 27 माइनस x होगी। अब देखो, ये तो प्रथम स्थिति से हमने निकाल लिया। अब अगर दूसरी स्थिति देखी जाए, दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति में के अनुसार दूसरी स्थिति ये कह रही है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है ना। दोनों कौन सी? पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है ना, अर्थात प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें? 182। क्या आपके पास प्रथम संख्या है? बिल्कुल है। कितनी? x। गुणा के लिए मैं कोष्टक वाला गुणा लगा देता हूं। दूसरी संख्या क्या आपके पास है? कितना? 27 माइनस कितने? x और 182। ठीक है यहां तक। अब देखो, इनको गुणा कर लेते हैं। x को 27 से गुणा करोगे तो कितने हो गए? 27x। x को माइनस x से गुणा करोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस x को x से किया तो कितने हो गए? x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब ध्यान करो, यहां हमें इस समीकरण को क्रम से लिखना है। क्रम से मतलब पहले कौन सा आना चाहिए? उच्च घात वाला आना चाहिए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वो पहले ही आना चाहिए। गुरुजी चिन्ह कौन बदलो? सुना है क्या था ने? गुरुजी चिन्ह कौन बदलो? अरे चिन्ह कौन बदले? अरे अनुस्थान ही कौन बदलो? नहीं, आपके जगह ही घूमे, आपके घर ही घूमे है। तीन घर तो वही है ना, ये गेली है, ये गेलियो इन ला के गेलो रस्तो है रे। गेलो मतलब रस्तो, समझ गया कि ई गेलो वो इन को घर है, तो भी घर ही तो घूमे, इन्नो घर इन्नो को क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चिन्ह तो जद बदले ने, जद घर ही बदल दे। ठीक है, अरे सासरों पीर पीरू सासरे चल जद बदल करे है, अट्ठा घटा है, आपके घर ही पड़ा है। ठीक है, और ये क्या है? प्लस का 27x बराबर 182। ठीक है, अभी क्रम तो ठीक हो गया, पर है ना एक चीज की दिक्कत है। वो क्या है? ये देखो शुरू में माइनस का चिन्ह है, तो अपन क्या करेंगे? इसको हटाएंगे तो पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे? माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा? माइनस के 27x, क्योंकि हम माइनस से गुणा कर रहे हैं तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। बराबर ये प्लस का है तो ये माइनस का 182 हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं, देखो थोड़ा और ढंग से लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और ये माइनस का 182 है जो प्लस में चला जाएगा, सॉरी प्लस में नहीं एलएचएस में चला जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये बराबर में 0। अभी तक हमने ये समीकरण बना लिया है। इस समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से सरल करना है। इतना समझ में आ गया? शायद मुझे लगता है कि इतना तो आपको समझ में आ गया। अच्छे बच्चे इतना तो समझ ही जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से हम इनको क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो देखो ये जो है सवाल वो तो सेम टू सेम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर में 0 आ गया। अब देखो बाहर वालों को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? प्लस के 182 एक्स स्क्वायर आते हैं कि नहीं? इनको गुणा करते हैं बाहर वालों को, इनको। अब रह गया ये, इनके ऐसे टुकड़े करो कि उन टुकड़ों को अगर जोड़ा जाए, उन टुकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो कितने आने चाहिए? माइनस के 27x, और उन टुकड़ों को अगर गुणा किया जाए तो माइनस के 182 आए। देखिए माइनस के 13 और माइनस के 14 करके देखते हैं क्या ऐसा बैठ सकता है ये काम? देखते हैं, माइनस के 27 तो हो जाते हैं, तो अकेले 27 होने से काम नहीं चलेगा, हमें गुणा करके देखना है। 13 और 14 को गुणा करो, 12 1 4 1 वाला 5 3 1। ठीक है, तो ये हो गए 2 8 1 182 हो गए कि नहीं? इसका मतलब देखो योग भी 27 बैठ रहा है और गुणा भी
माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस के 182 बैठ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो टुकड़ा किया हुआ है वो बिल्कुल सही किया हुआ है, टुकड़े सही किए हैं। तो इसका मतलब देखिए, अब आप इनको आसानी से सरल कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x और प्लस के 182 बराबर में 0। क्योंकि सेम चिन्ह होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, तो इनको जोड़ेंगे तो 13 और 14 कितने हो गए 27। चिन्ह वही रहता है, वही का मतलब ये माइनस तो उनका रिजल्ट भी माइनस आएगा, तो माइनस के 27 हो गए। ये लोग माइनस के 27 एक्स थे और अब भी माइनस के 27 एक्स हैं, केवल फैशन बदलिए। ठीक है, अब इनको गुणा कर देते हैं। तो देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। 13 को 14 से गुणा किए कितने हो जाएंगे 182 करके देख लेना चाहे। इसका मतलब टुकड़े भी हमने ठीक किए थे। ठीक है, अब देखो इन शुरू के दो में आपको अंडरलाइन नहीं डालनी, मैंने समझाने के लिए बोला है। यहां कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x कॉमन आ रहा है, कौन बच गया यहाँ x भी। x स्क्वायर में x का भाग देंगे, x तो और बच जाएगा ना, यानी भागफल x आ गया। माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस रिजल्ट क्या आना है माइनस आना, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह पहले से लगा दिया है। अब देखो 13x में x का भाग देंगे, x से x कट जाएगा, कौन बचेगा 13 ही तो बचेगा। ठीक है, अब देखो इनमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 14 कॉमन आ रहा है। यहां हम 14 कॉमन लेंगे, लेकिन अब बताओ प्लस का लेंगे या माइनस का। अगर आपने पीछे वाला वीडियो ध्यान से देखा है तो यहां बता दोगे आप। पिछली बार तो आपने गलती की थी ना, मैंने पूछा था ना, आपने कह दिया सर हम प्लस का 1 लेंगे माइनस का, ऐसे कुछ बोला था ना, गलत बोला था। लेकिन अब बताओ क्या है। अरे भाई क्या लेंगे, सही बोला, किसने बोला अरे माइनस का 14 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे माइनस का 14। क्यों, अगर हम माइनस का नहीं लेंगे तो ये अंदर की संख्या सेम प्राप्त नहीं होगी, इसलिए मैं माइनस का 14 ही कॉमन ले लेता हूं। ये माइनस तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस का, 14 से 14 कट जाएगा, कौन बचेगा x ही तो बचेगा, ये लो x। ठीक है, फिर देखो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस भाग करते वक्त रिजल्ट क्या आना है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही तो होता है, ये लो माइनस। 182 में हम 14 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 13 आएंगे। अब देखो बराबर में हो गया 0। अब ध्यान करो इस कोष्टक के अंदर x माइनस 13, तो इस कोष्टक के अंदर भी x माइनस 13 है कि नहीं। इसका मतलब कोष्टक के अंदर की संख्या सेम है, अभी तक ठीक किया है। अभी देखो सोचो माइनस 14 लिया है तब कोष्टक के अंदर की संख्या सेम आई है। अगर हम प्लस का 14 ले लेते तो क्या अंदर की संख्या सेम आती, नहीं आती ना। इसलिए ध्यान करना है कि प्लस और माइनस का चिन्ह ऐसे इनको देख करके, पहला वाला कोष्टक है उनको देख करके निर्धारित कर लेना है। ठीक है, इतना टाइम क्यों ले रहे हो गुरुजी, कद लग गया। अरे यो प्रश्न तो छपेगो, ये वास्ते इनमें टाइम लेना जरूरी है, भले ही टाइम खा जाए लेकिन बार बार हो तो को नहीं खाने, अपनो रिजल्ट तो को नहीं खागो, ये वास्ते एक बार जितो भी टाइम खा लेने दो, पढ़ लो ढंग पढ़ लो, ज्यादा होशियार ना बनया करो, हम ज्यादा टाइम ना बचाया करो, बचानो है ना तो बस दिमाग खराब होना बचाना है। ठीक है, देखो ये कितना ही x माइनस 13 आप कॉमन ले लेना, x माइनस 13 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, इधर वाले में x बच गया, यहाँ वाले में कौन बच गया माइनस के 14 बराबर में 0। अब देखो RHS पार्ट 0 है, LHS पार्ट कब कब 0 हो सकता है, जब या तो ये दोनों 0 0 हो या इनमें से कोई एक 0 हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इनकी तुलना कर लेते हैं। यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x को यही रहने दें, माइनस का 13 है जो RHS में आके प्लस का हो जाएगा है कि नहीं, x बराबर 13। यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x को यही रहने दे, माइनस का 14 है वो RHS में आके प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमने x के दो मान निकाल लिए, एक तो कितने 13 और एक निकाल लिए हमने 14। क्या यही उत्तर है, हाँ इस बार उत्तर तो यही है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हमें थोड़ा सा इनमें कुछ और नयापन करना है, वो ध्यान करें। शायद मुझे लगता है कि यहाँ दिखाई दे देगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, दिखाई दे देगा कि नहीं, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, फिर भी देखिए
यानी ये x का मान, x तो हमने ये माना था, यानी एक संख्या x का मान 13 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है। कौन सी को माने, कोई दिक्कत नहीं है, कौन से को भी माने। यदि x बराबर 13 हो तो, यानी प्रथम संख्या ही तो थी ना ये ऐसा लिखूं मैं बहुत अच्छा रहेगा। यदि प्रथम संख्या थोड़ा मैं ही लिख रहा हूं क्योंकि इधर दिखाई नहीं दे रहा है। यदि प्रथम संख्या x बराबर 13 हो तो दूसरी संख्या और दूसरी संख्या हमने क्या मानी हुई है, दूसरी संख्या हमने मानी हुई है देखो 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स अर्थात 27 माइनस 13 बराबर कितने बचे, 14। दूसरी संख्या ये बच जाएगी। यदि भी हम x का मान 13 ही क्यों ले, 14 भी तो ले सकते हैं क्योंकि दो माना है ना यहाँ। यदि प्रथम संख्या x बराबर 14 हो तो दूसरी संख्या हमने 27 माइनस कितना मान रखी है x, 27 के 27 इस बार x का मान हमने कितना ले लिया, 14। तो फिर दूसरी संख्या कितनी बच जाएगी, 13। इस तरह से हमें इन दोनों को फाइनल करना है। अब उत्तर देख लो चाहिए, यदि हमने ये 14 ले लिया तो ये 13 आ गया, तो दोनों का योग करके देखो 27, ये रहा 27, इन दोनों को गुणा करके देखो 182, ये रहा 182। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसा काम इनमें भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 27 और इन दोनों को गुणा करेंगे 182 आ जाएगा। सवाल समझ में आ गया है तो ही स्किप करें, आगे बढ़े, वरना वापस बैक चले, लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इससे भी कमजोर मत समझना, ये भी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान करना। गुरुजी ऐसा तो थे बुढ़ा के दोनों तीनों सगड़ा ही सवाल करा दोगा। अरे तो अपन सवाल ही करना है यार, करनो के है या बताओ, सवाल ही करना है, अपन सवाल करना है कि एक रोज है वो भी कम को नहीं है सवाल, क्योंकि छोटो सो है, यहाँ लगे छोटो सो लिख दिया, रजी कर दिया कि वो लिख दे, ये वास्ते यो भी सवाल बढ़िया सवाल है, बढ़िया रो सवाल कह कर ना, बढ़िया रो सवाल है, ये वास्ते एने भी थोड़ो ध्यान करके सुन लो एक बार। ठीक है, अरे स्कीप ना किया करो, गणित की बात के ब्रो, कौन सी बात है जी आपने दिमाग में कदी को नहीं आइडिया और आ जावे के ब्रो, किने सुनिया कैसे नहीं सुनिया करो। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कौन सा पूर्णांक की बात कर रहे हैं गुरुजी? पूर्णांक तो दो प्रकार का हुए हैं, एक तो प्लस को है, एक माइनस को, मैं को एक और है शून्य पूर्णांक। पूर्णांकों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। गुरुजी इस सवाल के बीच में क्यों ठोक दिया बात? अरे क्यों क्यों, फिर अपन ध्यान होना चाहिए पूर्णांक के। तो तीनों प्रकार के पूर्णांक की बात न करके सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में कौन से पूर्णांक की बात करी गई है? धनात्मक पूर्णांक की बात करी गई है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कौन सा पूर्णांक ज्ञात करना है? धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, लेकिन किस प्रकार का? क्रमागत होने चाहिए। और क्रमागत क्या हुआ है? क्रम से, जहां एक अगर आप 10 बोल दियो तो दूसरा 11 क्रम भी अगलो बताओ। ठीक है, अगर 9 बता दियो तो अगलो 10। ठीक है, मुझे क्रम तो पिछलो भी तो हो सके, हाँ हो सके, क्यों माइनस के चक्कर में पड़ा रहे, यूं ही ना माइनस में चलना। हाँ ध्यान करो, प्लस में ही करना अपन काम, माइनस में क्या नहीं कर रहा। ठीक है, अरे माइनस करके भी क्रमागत संख्या तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन माइनस में क्यों जाओ आप, माइनस को नाम ही ना लिया करो, प्लस ही रहना है। ठीक है, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से या फिर भी लिखो तो लिख दो, जैसे कि अगर आप लिखना चाहो उत्तर नंबर 4 दिया है धनात्मक, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365। ठीक है, और ज्ञात करने क्या है? वो दोनों पूर्णांक ज्ञात करना है, दोनों पूर्णांक, ये हमें करने हैं। ठीक है,
इतना तो जो दिया था वही लिखा है। अब सब समझो सवाल को, दो पूर्णांक हैं जो क्रमागत है, उनमें से एक मान लो कि मानना एक पूर्णांक क्या है भी x है, तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक आप बताओ, मुझे नहीं पता, तुम बताओ, बताइए कौन कौन बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें। नहीं बता दो तो कमेंट में नहीं लिखो, नहीं बता दो। अरे भाई एक पूर्णांक जैसे मैंने बोला 20, तो आप बताओ गुरुजी थे 20 बोले, उसमें कम से कम 30 तो बोल ही दिया। अरे ना रे क्रम बोलना ही, 20 के बाद कितना में ही गुरुजी गिनती भूल गया। अरे 20 के बाद 21 आवे, तो वह 20 के बाद 21 की आया। आपा देखो क्रमागत पूछो तो 20 का मा के जोड़ दियो, आपा 1 जोड़ दियो, 20 में 1 जोड़ता है कितना हो गया 21 हुआ है ना, तो यानी 20 के बाद में कितना हो गया 21 की आया, 20 के बाद में 21 के 20 का मा आपा के जोड़ियो 1, यानी पहले पूर्णांक में आपा के जोड़ दियो 1 जोड़ दियो, तो दूसरा पूर्णांक आ गया अपनो 21 आ गयो ने। तो वही बात है, एक पूर्णांक अपना गण x है, तो वो पहलो पूर्णांक x है, तो दूसरो पूर्णांक क्या होगा, भी में 1 जोड़ने से आ जाएगा, तो दूसरो पूर्णांक कितना जैसी x प्लस 1 हो जैसी, ध्यान कर लियो, समझ में आ गयोगे। अच्छा दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक है। अब ये दोनों पूर्णांकों का पहले तो वर्ग करांगा, प्रथम पूर्णांक का वर्ग, प्रथम पूर्णांक का वर्ग, पहले को वर्ग करो भाई, पहले को वर्ग करा तो क्या लगा देगा स्क्वायर, इन सरल करांगा x ने x गुणा करांगा तो x स्क्वायर तो आना ही। दूसरे पूर्णांक का वर्ग, दूसरा पूर्णांक तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। दूसरा पूर्णांक है उसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सरल कर सकते हैं अपन, ठीक है, यहां भी कर लो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कर दूं क्या, पहले देख लेता हूं मैं, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं इनका, हाँ शायद एक स्टेप दिखाई और दे देगी, तो क्या करेंगे इनको सरल कर लेते हैं। आप एक सूत्र जानते ही होंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना ये। तो यहां देखो a कौन है, x है, और b कौन है 1 है, तो जहां भी a दिखाई दे वहां x रख देंगे, और जहां भी b दिखाई दे वहां क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो यहां देखो a दिखाई दिया ना, तो यहां क्या रख देंगे हम x का स्क्वायर, प्लस यहाँ b दिखाई दिया ना, तो यहाँ क्या कर देंगे b की जगह 1, और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही होता है, प्लस में 2 का 2 क्या दिखाई दिया a, और a का मान कितना है x, तो a गुणा x 2 गुणा x, प्लस यहाँ b दिखाई दिया तो b का मान कितना है 1, यानी जहां x दिखाई सॉरी a दिखाई दे रहा वहां x और b दिखाई दे रहा वहां 1 रख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा है x स्क्वायर, वरना मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें, ये 1 का 1 और प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो 2 ही आना है, 2x ही आना है, तो ये 2x हो गया, यानी पहले पूर्णांक का वर्ग कर दिया x स्क्वायर आ गया, दूसरे पूर्णांक का वर्ग कर दिया जो आपके सामने है वो आया है। अब प्रश्नानुसार क्या करना है, इनके वर्गों का क्या करना है, योग करना है। तो प्रथम जो पूर्णांक है, प्रथम पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर कितना 365 दे रखा है, वो लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्रथम पूर्णांक का वर्ग कितना है x स्क्वायर, प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग कितना है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x बराबर में कितने 365, ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। यहाँ x स्क्वायर दोनों ही प्लस के हैं, इस वास्ते संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, वही का मतलब ये भी प्लस, इनका रिजल्ट भी प्लस। ये देखो 2x यही रहने दो, पहले x वाला ही लिखेंगे फिर एचर लिखते हैं, ये प्लस का 1 है, प्लस को 1 यही रहने दे, ये माइनस सॉरी प्लस का 365 है, एलएचएस में जाएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में रह गया 0। अब आप इसे थोड़ा और सरल कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के कितने 2x और ये कितने हो गए माइनस के 364 बराबर 0। क्या बच्चा गुरुजी, अरे यह देख माइनस की 365 और या प्लस की 1 है, एस मान चिन्ह बड़ी में छोटी घटा दे, बड्डी को चिन्ह बचा दे, बड्डी को चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया।
अब एक चीज और दिखाएंगे, पूरे समीकरण में 2 को भाग जा लग रही है तो 2 को भाग दे ही दो ना, पर झंझट मिटा है, थोड़ा सरल हो जाए। ये देखो 2 का भाग दिया एक्स स्क्वायर, इसमें 2 का भाग दिया एक्स आ गया, इसमें 2 का भाग दिया 1, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 बराबर में 0। ठीक है, अब वही तरीका गुणनखंड विधि से करो, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। अभी तो हमने समीकरण में बदला इसे, अब विशेष गुणनखंड विधि से सरल कर रहे हैं, विधि से। यो लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 187 बराबर में 0। तो यहां लिख दो प्लस के 14x, ये तो ज्यादा हो गए क्योंकि हम केवल 1x चाहिए था, तो 14x में से हम 13x घटा देंगे तो 1x ही तो बचेगा, माइनस के 187 बराबर 0। यहां से कॉमन आता है, पहले वाले में क्या कॉमन आता है x, तो बचेगा यहाँ x एक और यहाँ से x बाहर कर लिया तो 14 मात्र बचा, यहाँ माइनस के 13 कॉमन आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए, 13 से 13 कट गई, बच गया क्या x माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तो प्लस लगा दिए, 187 में 13 का भाग देंगे 14 बार जाएगा बराबर में 0। फिर से कॉमन आ रहा है क्या x प्लस के 14, और यहाँ कौन बच जाता है x, और यहाँ कौन बच गया माइनस का 13 बराबर में कितना 0। यदि ये दिखाई दे देगा क्या यहाँ, दिखाई दे देगा, शायद दिखाई दे देगा, आराम से दे देगा। तो यहाँ देखो यदि x प्लस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 14 बराबर से इधर आकर के माइनस का हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई यो x आपकी जगह है, अरे देखो यो गेली है, आ गेली है, अरे भैया गेली को नहीं कदिया सोचोगा, आ गेली बीच में घटागी गुरुजी सवाल में, कोई गेली नाम ही को नहीं, अरे रस्तो है, वो रस्तो है। अब वो देखो प्लस को 14 है, ये रस्तन पार करके इन ना हो तो प्लस तो माइनस होना, चिन्ह बदला होना है। ठीक है, तो ये x बराबर माइनस का 14 हो गया, जो क्या होगा असंभव है। इसका उत्तर x तो नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है। क्यों नहीं हो सकता, इसका मान देखो माइनस में आया यानी ऋणात्मक आ गया, जबकि यहाँ किसकी बात चल रही है, केवल धनात्मक की बात चल रही, इसलिए ये तो नहीं आ सकता। तो फिर क्या करें, यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x को यही रहने दो, ये माइनस का 13 RHS में आके प्लस का हो जाएगा कि नहीं। ये x बराबर कितने हो गए 13, x बराबर कितने हो गए 13। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है, यानी x बराबर 13 मान हो सकता है, अर्थात एक पूर्णांक कितना हो गया प्रथम पूर्णांक x बराबर 13। तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना था हमने, x का मान 13 मान लिया, प्लस 1 कितने हो गए 14। ठीक है, तो ये प्रथम पूर्णांक आ गया, ये द्वितीय पूर्णांक आ गया। ठीक है, अब अगर आपके उत्तर सही है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए आप 13 का स्क्वायर करेंगे। मैं रफ में बता दूंगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, क्योंकि वर्ग ही तो करना है ना, वर्गों का योग ही तो करना है, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे आप क्योंकि योग ही तो करना है ना। तो ये देखो 15 1 15 1 16, और ये कितने हो गए 2 और 1 3 365 और 1 नहीं। ये कंपटीशनों में करते हैं, इस तरह से कंपटीशनों में किया जाता है, हार्ड बड़े सवाल को छोटे में कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। और अभी मत कर लेना आप, छोटे छोटे तरीके से नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि 10वीं क्लास थोड़ी अलग ढंग से की जाती, उसमें समझ पैदा होनी जरूरी है, समझ पैदा होगी तभी हम सॉर्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज प्रश्न दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई कितनी बताई है, जो समकोण त्रिभुज को आधार है ना वो कितनी कम है 3 सेमी कम है। यानी समकोण त्रिभुज को जितो भी आधार है थे मानो बितो भी को आधार है, तो ऊंचाई कितनी हो जैसी जो मान्य है ना वो 3 कम कर दो, माइनस में कर दो, घटा दो, तो क्या जैसी ऊंचाई आ जैसी। के मान्य थे गुरुजी, अक्ष तो थे मानो लास्ट में, तुम्हें पहले ही मान लिया, तो आधार के मान्य थे, इको आधार मान्य थे। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है ना, तो
अपन आधार मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 कम कर दो, क्या रखे उन्हें कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, तो ऊंचाई हो जाएगी जितो भी आधार हो बिमु 7 कम कर देना, ठीक है। उसके बाद यदि कर्ण 13 सेमी है, समकोण त्रिभुज का कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कितनी है 13 सेमी की है, अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, अन्य दो भुजाएं लंब और आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो प्रश्न में आपको ये प्रश्न नंबर 5 है, इसमें दिया है, क्या दिया है पहले यहां से वो चीज निकालो, वो चीज निकालनी आने लग जाएगी ना आपको तो समझ पैदा हो गई, इसका मतलब आपको गणित आने लग गई, पता ही नहीं चला आपको कि कब गणित आने लग गई। त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, यानी यूं कहें कि ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान है ऊंचाई बराबर आधार से, जितना भी आधार है उससे कितना है 7 कम, या मैं सेम टू सेम लिख दूं ऐसे, आधार से 7 कम, ये ऊंचाई है। कर्ण कितना है, कर्ण है 13 सेमी, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अन्य भुजा, अन्य भुजा, अन्य भुजा का नाम क्या है बताओ, नाम लंब व आधार, अन्य दो भुजाओं के इस नाम से भी जाना जाता है, लंब और आधार। भूखा प्यासा पाकिस्तान, हरा भरा हिंदुस्तान, ठीक है। देखो अन्य भुजा यानी लंब और आधार हमें याद करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां देखो कर्ण है हमारे पास, ऊंचाई हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि ऊंचाई का मान किसके बराबर है, आधार से 7 कम है, यानी जितना भी हमारे पास, एक दिक्कत सबसे मोटी क्या है, हमारे पास अगर आधार होता तो आधार से हम 7 कम करके ऊंचाई बता देते, आधार हो गया ऊंचाई हो गई, कर्ण दे ही रखा है, तीनों चीजें होती कि नहीं। किस चीज की कमी है मेन, यहां हमारे पास उसके आधार की कमी है, तो हमें आधार मानना है, माना आधार बराबर x सेमी है, सेमी में है ना, ये सेमी में है, तो बता दो तुम ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी बता दो रे। देखो आधार से 7 कम, आधार कितना x है उससे 7 कम कर दो, ये हो गया x माइनस 7 सेमी उसकी ऊंचाई हो गई। कर्ण हमारे पास ही है, कर्ण हमारे पास कितना है 13 सेमी दे रखा है। अब आपको पता होता है या पता है क्या, समकोण त्रिभुज में अगर, ध्यान करना, समकोण त्रिभुज में यदि हमें कोई दो भुजा दे रखी हो तो हम तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं बताओ, तीसरी भुजा निकालते हैं, एक यंत्र है आपके पास, कौन सा यंत्र, उस यंत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय गुरुजियो, यंत्र को नहीं है, अरे हाँ रे को नहीं है, भी को नाम है थ्योरम, अरबी थ्योरम को नाम के बोलना पा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के हुआ है, उसका सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय एक कला है गुरुजी, औरों की कला होगी, अरे कला है बताओ था, चूंकि समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दे रखे हो, यदि दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा पाइथागोरियन भी बोलते, प्रमेय से निकालते, प्रमेय से ज्ञात की जाती है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये वो मशीन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देख लो कल्ला है कोनी, ला कल्ला एक कोनी, देख लो सी ला हिंदी में क्या लिखो, एल ए तो लिखो ना, तो देख लो कला है। ठीक है, याद हो गयो। कर्ण को मान कितो है 13। अच्छा लंब को मान बेरो गए, लंब को मतलब ऊंचाई, हाँ गुरुजी है, आरी कितनी है x माइनस 7। ई एल हर जगह लिखी है तो फिर कोष्टक तो लिखो ना, फिर ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो प्लस। अब देखो ई आधारा को मान कितो है x, तो ई ए की जगह x लिख दियो, बाहर लो कोष्टक लगा दो, ऊपर के स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। समझ में आ गयो ने, आ गयो। अब 13 का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर का मतलब होता है अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा कर दो। 13 को 13 से गुणा कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 169। यहां देखो 170 लग जाएगा, पता है ना, हाँ गुरुजी पतो है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बारे में क्या चर्चा कर रहा, अच्छी तरह ध्यान था ना। और 11वीं क्लास में इनको बड़े विस्तार ढंग से ज्ञात करेंगे। चित्तो कितो ही चाहिए होल स्क्वायर लगा दियो, अपा पूर्ण स्क्वायर लगा दियो, क्यूब लगा दियो, पावर लगा दियो, 6 लगा दियो, हजारम लगा दियो, से कोई बात को नहीं, अपन फट नहीं कर देंगे 11वीं क्लास में। ठीक है, यहां देखो तुलना करोगे ना, a यहां है तो यहां x है, इसका मतलब ये हो गया कि a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7। तो a को मतलब ये हो गया कि जट्ठे भी a दिखा है बट्ठे रख दो x और b दिखा है बट्ठे के रख दो 7। देखो a दिखोगे, हाँ दिखो, तो a हर जगह के रखना हो थाने x तो रख दियो, फिर प्लस को चिन्ह प्लस को लगा दियो, b दिखो ना, और देखो b दिखा है ना, a b हर जगह के रख देंगे पास 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ है 49। चलो मैं एक बार लिख ही दूं, फिर माइनस को नहीं दिखो वो देखो माइनस दिख रही है, मैं बड़ा प्लस लगा दियो ना, माइनस 2 के 2, ए का मान बताओ कितना है, ए दिखो ना, ए को मान कितना है x गुणा बी को मान, ये देखो बी दिखो ना, तो बी को मान की तो 7 है प्लस x स्क्वायर ये वाला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो 172 x स्क्वायर के x स्क्वायर 7 को 7 से क्या 49, 7 दूनी कितने 14। ठीक है ना, और x तो माइनस कितने हो गए 14x, और ये आगे क्या है प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो 169 यही रहने दो, और ये x स्क्वायर कितने हो गए, ये भी प्लस का x स्क्वायर, ये भी प्लस का x स्क्वायर, कितने हो गए 2x स्क्वायर, ये माइनस के 14x है ही अपनी जगह, और ये प्लस के 49 अपनी जगह ही है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ ज्यादा है ना, कुछ क्रम से भी उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये तो अपनी जगह ही है, उसको इधर ले आओ, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो एक साइड तो जीरो हो गई ना, लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो 2x स्क्वायर हो गए, और ये माइनस के 14x है ही, पर यहां इनका फैसला करो, ये प्लस के 49 है, माइनस के 169 है, प्लस के 49 और माइनस के 169, एस मान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा दो, 169 में से 49 घटाएंगे कितने बचेंगे 120 ही तो बचेंगे। ये लो माइनस के 120 बराबर में कितना हो गया 0। इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं चेक करो, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 का भाग देंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कौन बचेगा x स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस का माइनस कितने हो गए 7x हो गया। ठीक है, और ये माइनस का माइनस 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 60 बराबर में कितने हो गए 0। ठीक है, फिर वही काम, ठीक है, वो कौन सा काम, टुकड़ा करने वाला, क्या x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x कर देते हैं। ये ठीक है ना, देख लो चाहिए, देखो माइनस के 12x प्लस के 5x, एस मान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा दो, 12 में से 5 घटाएंगे 7 ही तो बचेंगे, ये रहे 7, और बड़ी का चिन्ह बचेगा तो माइनस का बच गया, और 12 पंजे कितने हो गए 60, तो बाहर वालों को गुणा कर दो। ये तो आपको आने लग गए, बताने की जरूरत नहीं है, कहीं आप बोर तो नहीं हो जाओगे बार बार से बताने से। ठीक है, यहाँ फिर से कॉमन आ रहा है, कुछ x कॉमन आ रहा है, x माइनस कितने हो गए 12, और यहाँ को क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 से 5 घट गया x, ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है -12, क्योंकि 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 ही आना। फिर से कॉमन क्या आ गया x -12, और यहाँ बच गया x, और इसमें कौन बच गया प्लस का 5 बराबर में 0। यदि
x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x को ये रहने दो, ये माइनस का 12 RHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 12। ये हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन ये देखिए, यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x को ये रहने दो, ये प्लस का 5 RHS में आके माइनस का हो जाएगा। क्या ये संभव है? असंभव। क्यों है? क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आधार हमने माना था, आधार x माना था ना, आधार x बराबर कितने हो गए? 12 सेमी। ये देखो सेमी में चल रहे थे ना सारा। फिर ऊंचाई क्या था? ऊंचाई था x माइनस कितने? 7। x का मान कितना आ गया? 12 माइनस 7 के 7 तो कितने बचे? 5 से, यानी आधार आ गया 12 सेमी, ऊंचाई आ गई 5 सेमी, और कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा 13 दे ही रखा है। इस तरह से हमें समकोण की तीनों भुजाएं प्राप्त कर ली। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम 4.3 नहीं पढ़ेंगे। 70/2023-24 के अनुसार उसे हटा दिया गया। पूर्ण वर्ग विधि से सवाल जो हल करने थे उनको हटा दिया गया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं 4.4। उसको हम बड़ी तबियत के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन निकलते हैं। इसलिए अगले वीडियो को मिस ना करें। अगर आप पढ़ रहे हो तो जी लगा के, मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि आगे 4.4 आगे आने वाले वीडियो में आपको वहां से एक प्रश्न और बिल्कुल दिखाई देगा, और वो भी छोटे वाले प्रश्नों में प्रश्न आपको दिखाई देगा। प्लीज उस वीडियो को मिस ना करें। ये बात मैं एडवांस में आगे आने वाले समय के लिए पहले से बोल रहा हूं, वो वीडियो मिस ना करें। 4.4 वाला वीडियो, ठीक है। छोटी सी प्रश्नावली है, पर वहां से क्वेश्चन निकलना एकदम स्वाभाविक बात है। पक्का और पक्का वहां से प्रश्न निकलता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कुटीर उद्योग धंधा करना है, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। भी बेरो ही है, अगर उद्योग है तो कुछ ना कुछ तो बर्तन बनावे ही है, बट है कौन क्यों, तो कोई चीज बनाई है, ठीक है। एक विशेष दिन ये देखा गया, कोई खास दिन इशो ही हो, कोई खास दिन क्यों छठ बारह महीना काम कर रहे हैं, बड़ा क्यों क्यों बर्तन बनाए हैं। तो एक दिन के खास हुई कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत अर्थात एक बर्तन पर कितो खर्चो पड़ो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। बी दिन जितना भी बर्तन बनया वह उन्हें दुगुणों कर लिया, और बाद दुगुणों करने के बाद में वह अगर 3 जोड़ दिया तो प्रत्येक बर्तन की लागत आ जाए, ठीक है। ज्ञात करना है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की। यदि उस दिन की निर्माण लागत कुल मिला के कितनी थी? 90 रुपए थी, कुल थी ये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और बर्तने के प्रकार बता रहे हैं, सॉरी लागत ज्ञात करनी है। देखो यहां से पर्सन समझना बहुत जरूरी है। पर्सन समझ में नहीं आया तो एक बार इसे और पढ़ ले। मैं यहाँ बार बार से अगर पर्सन को पढ़ के समझाऊंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, और आप कहोगे सर वीडियो लंबा होता है। अरे भाई, आपको बहुत आगे जाना है, लंबे दूरी तय करनी है, आगे बहुत ऊंचाई पे जाना है, तो लंबा तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। दिया है, क्या दिया है? देखो कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, प्रत्येक ऐसे निकाल लिया करो। मैं ये दिया गया ज्ञात करना जो लिखता हूं ना, वो इसलिए लिखता हूं ताकि बच्चे को सवाल समझ में आ जाए। एक बार दिया गया और ज्ञात करना लिखने के बाद फिर से पढ़ लिया करो। एक बार जो मैं लिख रहा हूं ना, उसको पूरा ध्यान से सुनो और देखो। उसे देखने के बाद उस सवाल को दोबारा पढ़ लिया करो, फिर समझ में आ जाएगा। प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की, ये प्रत्येक का मतलब एक बर्तन की लागत कितनी बताई है? कितनी बताइए? प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तन, निर्मित मतलब बनाए गए बर्तनों की संख्या
बर्तनों की संख्या गुणा 2, बताया ना, बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक, लो प्लस के 3 अधिक। ये क्या है, प्रत्येक बर्तन की लागत आई है, एक बर्तन पर लागत कितनी आ रही है। उस दिन मान लो कि 100 बर्तन बनाए, तो 100 को दुगुना करो 200 और उसमें 3 जोड़ दो, यानी 203 रुपए एक बर्तन की लागत है। ये समझ में आ रही है, ठीक है। कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत है 90 रुपए। ज्ञात करना तुम्हें पता है, डायरेक्ट लिख ही रखा है। ज्ञात करना क्या है, प्रत्येक बर्तन की लागत व बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो, जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं। अब तुम बताओ क्या मानना चाहिए। यहां से दोबारा देखो, मैंने दिया गया, यहां से आपको पता चल जाएगा, जो लिखा है यहां से पता चल जाएगा और आपको इस तरह से समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, प्रत्येक बर्तन की लागत, यानी प्रत्येक बर्तन की लागत मानने की जरूरी को नहीं बता पा ज्ञात कर, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि प्रत्येक बर्तन की लागत किसके बराबर बताइए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और गुणा 2 + 3, अर्थात ये तो हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक बर्तन की लागत तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का पता हो, तो हम प्रत्येक बर्तन की लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ क्या है, बर्तनों की संख्या, तो यही मान लेते हैं अपन। बच्चों को यहां दिक्कत आती है कि वो क्या माने, कहां से स्टेप शुरू करें। तो ये देखो कितना, अब ये दिया गया इस तरीके से लिखा है ना, तो यहां आपको शायद, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इससे कि इस सवाल में हमें क्या करना है। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x है। जब बर्तनों की संख्या आ गई तो प्रत्येक बर्तन की लागत अपने आप आ जाएगी। प्रत्येक बर्तन की लागत बराबर क्या दे रखी है, प्रत्येक बर्तन उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, तो कितने निर्मित किए गए, ये हमने कितने मान रखे हैं, x इंटू 2, ये लो 2 प्लस में कितने 3, ये आ गई प्रत्येक बर्तन की लागत। अर्थात एक बर्तन के इतने रुपए लगे, बर्तन बनाए गए x, तो तुम बताओ कुल कितने रुपए हो गए और कैसे निकाले। सोचो भाई, मान लो ये एक आपका मार्कर जो है, देख रहे हैं आप, इस मार्कर के मान लो एक के 40 रुपए लग रहे हैं। एक के कितने लग रहे हैं, एक बर्तन की लागत 2x + 3 है। यहाँ तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं दे रखा है, मैं बोल रहा हूं कि एक बर्तन अर्थात एक मार्कर की लागत 40 रुपए है। एक मार्कर की लागत कितनी है, 40 रुपए है। अगर ऐसे मार्कर हमें 10 लेके आने हो तो कितने रुपए लगेंगे, एक की 40 है, 10 लेके आने हैं तो 40 इसकी लागत को, 40 इसकी लागत ही है ना, 40 इंटू इसकी संख्या कितने लेके आ रहे हो 10, तो 40 इंटू 10 बराबर कितने 400 रुपए लगेंगे। क्या किया मैंने, इसकी एक की लागत को किससे गुना किया, जो मार्कर हैं, मार्कर जितने भी हैं, जितने कितने हैं 10 है, तो 10 को मैंने इसकी एक लागत, इसकी एक की लागत से गुना कर दिया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो अब देखिए, प्रत्येक बर्तन की लागत प्रश्नानुसार कर देता हूं मैं, प्रश्नानुसार प्रत्येक कुल लागत कर दूं, वैसे लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं। प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत इनटू बर्तनों की संख्या, यानी एक मार्कर की लागत इनटू मार्करों की संख्या, समझ रहे हो ना, बराबर कुल मिला, कुल रुपए आ जाएंगे, कुल रुपए, कुल खर्चा लिख दो, कुल खर्चा कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है,
अरे थे न, और नहीं तो छोड़ो, कुरकुरा लेके आओ ने, एक थैली था ना, मान लो 5 रुपए थे, एक कुरकुरा, एक 5 रुपये की एक थैली लेके आया, देखिए कितना रुपया ले, 5 रुपया ले, एक कुरकुरा की थैली का कितना रुपया ले, 5 रुपया ले, तो बताओ 10 एक लेके आने हो कितना रुपया ले, क्या करोगा, एक कुरकुरे का कितना रुपया ले, एक थैली का 5 रुपया ले, तो 10 थैलियां का कितना लेगा, 5 इंटू 10 बराबर कितने, 50 रुपए, कुल खर्चा आ गया को नहीं। तो भाई बात है, एक कुरकुरे की लागत और कुरकुरों की संख्या बराबर कुल खर्चा। तो प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है बताओ, 2x + 3 है, और कोष्टक बर्तनों की संख्या कितनी है, x बराबर में कुल लागत कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। अब देखो x को 2x से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3x बराबर में 90 हो गए। अब देखो 2x स्क्वायर यही रहने दो, प्लस के 3x, ये प्लस के 90 जो LHS में जाएंगे तो माइनस के 90 बराबर में कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि 2 को गुणा करें 90 से तो 180 होंगे, और वो भी किसके, माइनस के 180 x स्क्वायर हो रहे हैं बाहर वालों को गुणा करने पर। तो बीच वाले के ऐसे टुकड़े करके देखो, मैं टुकड़े बता रहा हूं, 15 और 12, 15 में से 12 चले जाएंगे तो 3 ही तो बचेंगे, यहाँ देखो 3 ही तो है। अब इनको गुणा करके देखो आप, 15 और 12 को गुणा करके देखो, 3 हो गए और 5 1, 180 हो रहा कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब 15 और 12 इसके टुकड़े क्या रहेंगे, सही रहेंगे, इसका मतलब इसके 15 और 12 टुकड़े क्या रहेंगे, सही रहेंगे। ठीक है, तो वो टुकड़े कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर में 0। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस के कितने 15, यहां से कितने कॉमन आ रहा है, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, माइनस का ही लेना है, अगर माइनस का नहीं लेंगे तो अंदर की संख्या नहीं मिलेगी, तो माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 में 6 का भाग दिया 2 बार गया, 2x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो, 90 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार तो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब देखो अंदर की संख्या मिल गई कि नहीं, मिल गई ना, सेम सेम, तो फिर से अपन एक बार कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस के कितने 15, ये कोष्टक वाली संख्या बाहर ले ली हमने, तो बच गया यहाँ कौन x, और यहाँ कौन बच गया माइनस के 6 बराबर में 0। अब देखो शायद यहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, यदि थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूं भी, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 हो तो ध्यान करें, 2x को यही रहने दो क्योंकि हमें x का मान चाहिए। ठीक है, ये प्लस के 15 है जो LHS से RHS में आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो x यही रहने दो, माइनस के 15, ये देखो x के गुणा में 2 है जो RHS में आके भाग में लग जाएंगे। क्या ये बर्तनों की संख्या, क्या माना था हमने, प्रत्येक बर्तन की ये बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी, तो क्या बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या, गुरु जी हाँ क्यों को नहीं हो सके, तोड़ दिया फोड़ दिया जो जा, अरे वो तोड़ना फोड़ना को नहीं, बनाना ही थाने तो की दिखो ची, तोड़ दिया फोड़ दिया ओ दिखे, अरे सुनो थोड़ा पढ़ना भी ध्यान दिया करो, तोड़ने फोड़ने पर क्या मी, पिताजी की फिक्र को फक्कर में बदलना नहीं है क्या, ध्यान करो। यहाँ देखो ये संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि बर्तन कभी माइनस में हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये संभव नहीं है, तो फिर दूसरा लेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x को ये रहने दो, माइनस का 6 है वो RHS में आके प्लस का हो जाएगा, ये तो हो सकता है। अर्थात बर्तनों की संख्या, अर्थात उस दिन बनाए गए, उस दिन बनाए गए बर्तनों की, बनाए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x बराबर 6, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत, देखो ध्यान करो, प्रत्येक बर्तन की लागत क्या मानी थी हमने, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 के 2x का मान कितना है 6 और प्लस के 3, पहले बोर्डमास के नियम अनुसार पहले गुणा होगा, 6 दूनी कितने हो गए 12 प्लस 3 अर्थात कितने हो गए 18 रुपए,
ये रुपए लगे। एक बर्तन की लागत 18 आई है, बर्तन बनाए गए थे उस दिन 6, 18 को 6 से गुणा करके देख लो टोटल रुपए आ जाएंगे। 18 की 90 होते ना, तो ये देखो 90 रुपए लगे कि नहीं। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। ये नहीं, जितने भी मैंने सारे सवाल जो करवाए अगर आपने बिना स्किप किए देखे हैं तो वो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूं कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अब ध्यान करना है कि अगला वीडियो मिस नहीं करना है, किसी भी हालत में वो वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि वहां से एक पर्सन निकलने वाला है, हर हालत में पर्सन निकलेगा। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए देखा हो तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तब तक मुझे चैन नहीं आता है, ध्यान करना। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक मुझे चैन नहीं आता है, ध्यान कर लाना। अब चैन दिवाना चाहते हो तो ध्यान से पढ़ना है, बस केवल इतना कर दो, बस चैन की नींद आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।